हेलो गाइस, आई एम निकी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, ये जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हिंदी साहित्य का इतिहास आधुनिक काल। ठीक है, आधुनिक काल मॉडर्न टाइम में जो मध्य काल और आधुनिक काल का जो टाइम था ये मध्य काल के बाद का टाइम है। तो बेसिकली हम जो पढ़ेंगे मध्य काल से ही पढ़ेंगे, थोड़ा सा रिलेट करके, ताकि हम आधुनिक काल तक जल्दी पहुंच जाएं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आधुनिक हिंदी साहित्य का आरंभ 19वीं सदी के मध्य माना जाता है। 19वीं सदी भारतीय इतिहास से कई दृष्टियों से निर्णायक कही जा सकती है। हमें आधुनिक साहित्य की उस पृष्ठभूमि को समझना है जिसने इस काल के साहित्य के निर्माण की परिस्थितियां पैदा की। अर्थात ये साहित्य किन परिस्थितियों में पैदा हुआ और इसकी रचना के पीछे की प्रेरक शक्तियां कौन सी हैं। हर युग के साहित्य का संबंध उस युग की परिस्थितियों से बहुत गहरा होता है। वे इस युग की परिस्थितियों को बनाने वाले प्रमुख कारकों में से एक होता है और साहित्य परिस्थितियों को भी प्रभावित करता है। ठीक है, अब मध्यकालीन बोध और आधुनिक बोध को हम समझते हैं। देखो, आधुनिक काल में गद्य और पद्य दोनों की अभिव्यक्ति का माध्यम खड़ी बोली होने लगा। ठीक है, आप लोगों ने जब अपने स्कूल टाइमिंग पे हिंदी पढ़ी होगी तो उसमें आपने गद्य और पद्य दोनों पढ़े थे। ठीक है, गद्य पद्य कविताएं थी, छंद थे, सब कुछ पढ़ा था। लेकिन मॉडर्न टाइम तक जो था, छंद वगैरह तो हम तो पहले से पढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन मॉडर्न टाइम पे गद्य और पद्य दोनों ही खड़ी बोली में यूज़ किए जाने लगे। ब्रज भाषा में काव्य को लिखा जाने लगा। मॉडर्न टाइम में उसकी अभिव्यक्ति का माध्यम खड़ी बोली ही हो गई थी और खड़ी बोली की वजह से मॉडर्न टाइम की जो साहित्य रचना है वो पॉजिटिव चेंजेस दिखाई देने लगे कि हाँ, लोगों को वो समझ भी आने लगी है और लोग उसको समझने की कोशिश भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज़ हुई थी। अब क्या हुआ, हिंदी काव्य की जो धारा पूर्ववर्ती काल से प्रवाहित होती आ रही थी, आधुनिक काल में आकर उसका जो स्वर था वो पूरी तरह ही बदल गया। लेकिन ट्रेडिशनली जो हमारी काव्य रचना थी वो बंद हो जाए, ये संभव नहीं था। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, कोई भी चीज़ अगर ट्रेडिशनली चल रही है तो वो बंद हो ही नहीं सकती है। ठीक है, आज के टाइम पे मॉडर्न टाइम इतना आ गया, इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, इतना फैशन चल गया, जिसको देखो वेस्टर्न में होता है। लेकिन फिर भी दिवाली, होली, ईद आने पर अपना फेस्टिवल मनाते हो ना, तो जो ट्रेडिशन चलता हुआ आ रहा है वो आ रहा है। ठीक है, वैसे ही सेम इसमें भी वही ट्रेडिशन यूज़ किया जा रहा है। उसके अलावा इसके साथ ही राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियों में भी विविधताएं दिखाई दी। विविधताएं होती हैं चेंजेस। ठीक है, पूरे समाज में एक आमूल परिवर्तन की अनुगुंज सुनाई देने लगी। इसी चेंजेस की पीठिका पर भारतेंदु ने हिंदी कविता को श्रृंगारिक परिवेश से निकालकर उसे नूतन प्रवृत्तियों और भाव भंगिमाओं से युक्त बना दिया। आधुनिक काल के प्रवर्तन का श्रेय भारतेंदु को ही जाता है, भारतेंदु। ठीक है, उसके अलावा आधुनिक काल में राष्ट्रीयता, समाज सुधार, देश प्रेम, जन जागरण, विदेशी शक्तियों के प्रति तीव्र आक्रोश, शोषण और अत्याचार के विरुद्ध जन आक्रोश की भावना भी मिलती है। मध्यकालीन बोध और आधुनिक बोध में अंतर यहाँ बताना है। हिंदी इतिहास के, साहित्य के इतिहास में ये वर्तमान युग आधुनिक युग से नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये तो डाउट आपका क्लियर हो गया। अब आता है कि आधुनिक युग के प्रयोग 1850 के बाद किया गया था। ये बात हमेशा याद रखना। साहित्य के इतिहास में ये भारतेंदु युग है, जिसे आधुनिकता का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। भारतेंदु आधुनिक हिंदी के जनक कहे जाते हैं। यद्यपि वह कविता का कथ्य पूरा परिवर्तित ना कह सके, लेकिन व्यापक स्तर पर युग की समस्याओं की पहचान करते हुए युगांतकारी परिवर्तन ला सके। भाई, उन्होंने सारी चीज़ें पुरानी रिलेट करी और रिलेट करने के बाद भले से वो पूरे चेंजेस नहीं कर पाए, लेकिन वो इतने चेंजेस कर पाए कि हाँ, उसको एक मॉडर्न टाइम का नाम दे दिया गया। ठीक है, इसके अलावा अतीत की उड़ताओं से मुक्ति और परंपराओं से श्रेष्ठ का चयन जगत को मानो झुकाकर, ये भारतेंदु की विशेषता कही जा सकती है। निज भाषा उन्नति, यह सब उन्नति के मूल लिखकर वे भीतरी स्वाधीनता के ही महत्व का गान कर रहे थे। व्यंजन साधारण से जुड़कर लिखते थे। सृजन केवल किसी वर्ग विशेष तक सीमित नहीं था। ये जान कर लिखने वाले भारतेंदु के पाठक श्रोता वर्ग का निरंतर विकास हुआ।
ठीक है, श्रोता है हम लोग, पाठक हैं भारतेंदु। तो इन्होंने कहा कि एक पर्टिकुलर किसी को लेकर नहीं लिखा करते थे, ये समाज के हर वर्ग को, ऊंच नीच को, हर चीज़ को ध्यान में रखकर लिखा करते थे। इसलिए भारतेंदु से श्रोताओं का अच्छा कनेक्शन था। मतलब हम लोगों का, श्रोता हम होते हैं, पाठक लिखने वाला होता है, तो पाठक से श्रोताओं का एक बहुत अच्छा कनेक्शन था और बहुत जल्दी दोनों के अंदर डेवलपमेंट होता गया। देश में ये समस्या अंग्रेजों के शासन की थी। 1857 के असफलता के अनुभव के बाद पराधीनता की बेड़ी में जकड़े भारतीय मुक्ति के लिए जागरूक हो रहे थे। अंग्रेजों के शासन काल में ही आधुनिक शिक्षा के आगमन के साथ साथ देश के शिक्षित समुदाय में एक नई चेतना का उदय हो गया। ये भावना देश प्रेम, सामाजिकता और सामंतवाद विरोधी चेतन के रूप में उभर कर सामने आई। इस समय विगत और आगत के बीच नए संबंध सूत्र का विकास और भविष्य के बारे में सोच विकसित हुई, जिसमें वस्तुपरकता और संतुलन था। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा कि सन 57 दो विरोधी ताकतों की टकराहट का काल था, सामंतवादी और पूंजीवादी। अब हम पहले बात करते हैं सामंतवादी कौन होते हैं। देखो, सामंतवादी बेसिकली शोषण करते थे, लोगों का गुलाम बना के रखते थे और सब कुछ उन्हीं से करवाते थे, ठीक है। और पूंजीवादी बेसिकली पैसे पर फोकस करते हैं, पैसा कमाओ, उधर से कमाओ, सामने वाला भाड़ में जाए, उसका लाभ हो या ना हो, हमारा होना चाहिए, ठीक है। तो ये पूंजीवादी हैं। तो इन्होंने कहा कि सन 57 में दो विरोधी ताकतें थीं जो आपस में भिड़ गई थी। सामंतवादी शक्ति अपनी सारी ताकत लगाकर सदा के लिए समाप्त हो गई। सामंतवाद की संपूर्ण संभावनाएं खत्म होने के बाद देश के प्रबुद्ध वर्ग ने नए सिरे से सोचना शुरू कर दिया, ठीक है। इसके अलावा क्या हुआ कि अंग्रेज शासकों ने भी इस देश की परंपरा को समझकर आधुनिकीकरण की प्रक्रिया का नवीनीकरण किया। अब जी नवीनीकरण कर दिया कि एक मॉडर्नाइजेशन समझ ली, और समझने के बाद, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन इंडिया के लिए तो बहुत बड़ी चीज़ थी ना, भले से अंग्रेज़ों ने गुलाम बनाया, डेवलप वो थे पहले से ही, लेकिन हम लोगों के लिए मॉडर्नाइजेशन एक अलग चीज़ थी। तो उन्होंने क्या करा, उस सब में चेंजेस करके उसका नवीनीकरण कर दिया, मतलब उसको नया बना दिया। 19वीं सदी के पूरे विश्व के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। भारत में इस समय जिस नई चेतना का उदय हुआ उसे समाज से जुड़ाव और देश के प्रति लगाव के रूप में रेखांकित किया जा सकता है। साहित्य और समाज दोनों ही स्तरों पर इसका प्रतिफलन हुआ। 19वीं शताब्दी में आई विदेशी संस्कृति की पारस्परिक संबंधमयता ने भारतीय जनजीवन में आधुनिक चेतना का संचार किया। ये आधुनिक भावबोध स्वाधीनता की चेतना, समता की भावना, विवेक और सांसारिक के नए परिदृश्य को समझने के रूप में विकसित हुआ था, ठीक है। आधुनिक बोध और लोक सत्ता में उसकी सत्यता में विश्वास करता है कि बेसिकली यहाँ पर मॉडर्नाइजेशन की ही बात हो रही है। स्टूडेंट बहुत ध्यान रखो इस बात का, ठीक है, कि किस तरीके से भारत गुलाम होने के बावजूद भी एक तरीके से सामने उभर पाया, दिख पाया, लोगों ने उसको देखा, स्पेशली साहित्य के रूप में, ठीक है। परलौकिक दृष्टि में जो निष्क्रिय संपन्न भाव दिखाई देता है उसका प्रतिफल हम इस पंक्ति में देखते हैं। कातर मन का एक आधार, देव देव आलसी पुकार। आधुनिक बोधिस निष्क्रिय का निश्चय करते हैं कि इन दोनों दृष्टि के अंतर को इस प्रकार समझ सकते हैं। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मुल्का कह गए सबके दाता राम। और आधुनिक बोध कहता है, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त ने लिखा, ऊपर वाला मूलक दास ने लिखा था, और जो ऊपर वाले थे हमारे परलोक दृष्टि से देखे गए हैं। इसके अलावा अतीत की मधुर स्मृति में खोए भर रहना आधुनिकता नहीं है। अतीत की प्रेरणा, वर्तमान की मान और भविष्य का सौपन, यही मॉडर्नाइजेशन होती है, ठीक है। मैं भी बहुत सारे, आप जैसे स्टूडेंट्स जो हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जो वीडियो देख रहे हैं उनको भी पता होगा मैं कितना गाइड करती हूँ कि मॉडर्नाइजेशन बेटा वेस्टर्न लुक अपनाना, मॉडर्न तरीके से हुक्का पीना, सिगरेट पीना, ये सब कुछ नहीं होता है। मॉडर्नाइजेशन होता है कि आप अपने पास्ट को याद रखकर आज में रहकर और भविष्य को बनाओ। वही सेम चीज़ यहाँ पर भी बताई जा रही है कि मॉडर्नाइजेशन यही है कि प्रेरणा का मान रखो और भविष्य का सपना देखो आज में रहकर, ठीक है। तभी आप एक तरीके से कुछ बन पाओगे, कुछ कर पाओगे। इसके अलावा परंपरागत मान्यताओं से चिपके रहना, किसी नवीनता को ना अपनाकर लीक का अनुसरण करना, मत भाई वही वाली बात कि अब तो इतना मॉडर्नाइजेशन बढ़ चुका है, बच्चे छोटे छोटे, आप जैसे बच्चे जो भी हैं,
फेस्टिवल्स के बारे में कुछ नहीं जानते, ट्रेडिशन चीज़ें कुछ नहीं जानते हो, कुछ नहीं जानते हो क्या होता है कैसे होता है। ठीक है, शादियों को सबने ट्रेंड बना लिया है, सब कुछ कर लिया है, वो परंपराएं रही नहीं हैं जिस परंपराओं के अनुसार शादियां हुई करती थी। बड़े बुजुर्ग जैसे शादियां करवाया करते थे, अब वैसी शादियां नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इन्होंने यहाँ पर भी बोला कि वही एग्जाम्पल मैंने आपको आम जिंदगी में शादी से रिलेट करके बताया है, लिख मत देना। इस प्रकार बदली हुई परिस्थितियों का स्वीकार, गतिशीलता, तर्कसंगत रूढ़ियों का त्याग, नवीन मानवतावादी दृष्टिकोण, मध्ययुगीन मानसिकता से मुक्ति, संघर्ष की चेतना, स्वयं की पहचान, इन तमाम तत्वों से मिलकर विकसित मानसिकता से मुक्ति, संघर्ष की पहचान, ठीक है, सॉरी मैंने अगेन रिपीट कर दी, मिलकर विकसित आधुनिक बोध और उस वर्तमान का सच है जिससे हम सांस लेते हैं। संक्षेप में मध्यकालीन बोध और आधुनिक बोध में अंतर इस तरीके से है। ठीक है, परलोक, इहलोक, ईश्वर की शक्ति का विश्वास, मनुष्य की भूमिका का विश्वास, देववाणी का प्रयोग, लोकवाणी का प्रयोग, अतीत का निरंतर ज्ञान की विकासात्मक, तर्क, श्रद्धा, धर्म, विज्ञान, ठीक है, ये सारी चीज़ें जिन्होंने आपस में जगहें बदल ली हैं, ये वो वाली चीज़ें हैं। अच्छा जी, ये टॉपिक ख़त्म हो गया। अब आती हैं आधुनिक काल की परिस्थितियों में। आप पढ़ोगे राजनीतिक, आर्थिक और एक और परिस्थिति है वो। ठीक है, हिंदी साहित्य में आधुनिक प्रवृत्ति के अध्ययन से पूर्व आधुनिक काल के कुछ अन्य प्रारंभिक परिस्थितियों और पृष्ठभूमियों का परिचय पाना है। अंग्रेज़ों का राज्य भारतवर्ष में यूँ तो 1707 में ही स्थापित हो गया था, और ये गलत लिखा हुआ है स्टूडेंट। एक्चुअली में अंग्रेज़ ब्रिटिशर्स इंडिया आए थे 1600 में, और 1613 में उन्होंने भारत को गुलाम बना लिया था। ठीक है, टोटल 13 साल लगे थे उनको यहाँ पर पैर जमाने में, एक एक जगह पर, और 1600 में जब वो आए तो 1613 में उन्होंने अपना पैर जमा लिया था। ये है एक्चुअल डेट और एक्चुअल कहानी। ठीक है, तो इसके अंदर ये बताया जा रहा है इस पूरे पैराग्राफ में कि जब हमारे ये अंग्रेज सब वगैरह आ गए थे ना, तो तब एक तरीके से भारत जो था एक जकड़न में था। मतलब ये कि उसका अपना कोई वजूद नहीं रह गया था, वो अपने आप को नहीं दिखा पा रहा था, बना पा रहा था। ठीक है, उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ये वाली बात बताई जा रही है कि फिर उसके बाद हमारा तो मॉडर्न टाइम था ना साहित्य का, तो हमें तो सब कुछ करना था। तो उसके बावजूद भी भारतेंदु युग में भारतेंदु ने, बहुत सारे लोगों ने मिलकर इस चीज़ को आगे बढ़ाया, और फिर हमें बहुत सारी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। उसमें से पहली परिस्थिति है राजनीतिक परिस्थिति। जिस समय की आधुनिक हिंदी साहित्य का आरंभ माना जाता है, उस समय से एक शताब्दी पूर्व ही भारत की राजनीतिक स्थिति में बदलाव आने शुरू हो गए। अंग्रेजी राज्य की नींव 1757 से भारत में पड़ चुकी थी। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध में हराया था। ठीक है, इस पराजय से संपूर्ण बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। देशी रियासतों के राजाओं ने एकत्र होकर 1857 में पहला स्वतंत्र समर लड़ा था। वो पराजित हुए, लेकिन इसके दो लाभ हुए। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया और भारत ब्रिटिश राज्य का उपनिवेश बन गया। दूसरे, अंग्रेजों ने अपनी आर्थिक, शैक्षणिक और प्रशासनिक नीतियों में परिवर्तन किया। नए उद्योग धंधों ने देश की आर्थिक स्थिति की उन्नति करी। अंग्रेजों ने शिक्षा के व्यापक प्रसार से जनता में ज्ञान का उदय किया। रेल, डाक, तार आदि यातायात के संचार साधनों से देश में सुख समृद्धि के बीज उत्पन्न हुए। प्रेस के आविष्कार से साहित्य का प्रचार प्रसार भी होने लगा था, लेकिन इन सब में बोलबाला सिर्फ अंग्रेजों का ही था स्टूडेंट। प्रेस का, प्रचार प्रसार का, शिक्षा का, इन सब में भारतीयों का ज़्यादा रोल नहीं था। सब कुछ ब्रिटिशर्स की मर्जी से होता था। धार्मिक परिस्थितियां भी मानव चेतना का प्रभावित किए बिना नहीं रह सकती। ब्रिटिश राज्य की स्थापना के कारण भारत की अर्थनीति, शिक्षा पद्धति, यातायात के साधनों में बुनियादी परिवर्तन, धर्म में भावना हुई। समाज के इस नवीनीकरण से पुराने धार्मिक संस्कार राजनीतिक मेल नहीं खाते थे। धर्म में भावना के स्थान पर तर्क, बुद्धि और विवेक का आगमन हुआ। ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, राम कृष्ण मिशन, आर्य समाज और थियोसॉफिकल सोसाइटी की मान्यताएं बहुत कुछ बुद्धि, विवेक और तर्क पर आधारित थी। राजा राम मोहन रॉय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ठीक है, उन्होंने अकेले खड़े होकर समाज की कुरीतियों पर प्रहार किया था, विधवा विवाह का समर्थन किया था, स्त्री पुरुष के समान अधिकार की मांग करी थी। क्योंकि मैं आपको बता दूं, ये टाइम एक ऐसा टाइम था जिसमें सती प्रथा, बाल विवाह जैसी चीज़ें चलती थी। बाल विवाह तो बच्चों का विवाह करवा दिया जाता है, वो होता है। अगर आपको सती प्रथा नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। सती प्रथा में ये होता था कि अगर किसी औरत का आदमी, उसका शौहर, उसका
पति मर जाता था तो उसी के साथ उस औरत को ज़िंदा जला दिया जाता था। क्यों? क्योंकि अब तेरा पति नहीं रहा तो तुझे भी जीने का कोई हक नहीं है, तू किसके लिए जिएगी भाई, तू नहीं जी सकती। ठीक है, तो इस वजह से सती प्रथा चली और उसमें जला दिया जाता था। इस चीज़ को, बाल विवाह को, विधवा विवाह विरोध को, सब चीज़ों को रोकने का श्रेय सिर्फ राजा राम मोहन रॉय को जाता है। बेसिकली महिलाओं के राइट्स जो दिए हैं, स्पेशली ज़्यादातर महिलाओं के, पुरुषों के भी, लेकिन ज़्यादातर महिलाओं के राइट्स जो दिए हैं वो राजा राम मोहन रॉय ने ही ब्रिटिशर्स से लड़ कर दिए हैं। ठीक है, धार्मिक स्थिति ये हो गई थी कि ब्रिटिशर्स जो थे ना, ये थे क्रिश्चियन। अब ये क्या करते थे, क्रिश्चियन मिशनरीज इन्होंने बना रखी थी, ये ज़बरदस्ती हिंदू मुसलमानों को क्रिश्चियन बनाते थे, और जो क्रिश्चियन थे वो तो थे ही। ठीक है, 1861 में केशवानंद सेन ने प्रार्थना समाज की स्थापना करी थी। स्वामी विवेकानंद जो थे उन्होंने परम कृष्ण हंस के मृत्यु के बाद रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी। परम कृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद के गुरु थे स्टूडेंट। 1867 में महर्षि दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना करी थी। ठीक है, तो ये सब कुछ जो था हमारी धार्मिक स्थितियों को चेंज करने के लिए था। इन सबों ने धार्मिकता को बदलने और दिखाने की कोशिश करी। सामाजिक स्थिति क्या थी, अंग्रेज राज्य की स्थापना के साथ छोटे छोटे देश के सामाजिक संगठनों में विघटन होने लगे। छोटे छोटे गांव की जड़ता टूटने लगी, वो दूसरे गांव और शहरों के संपर्क में आने के लिए बाध्य हो गए। घेरे में बंदी अर्थव्यवस्था राष्ट्रोन्मुख हो चली, जाति और आर्थिक वर्गों में बदलने लगी और जाति उच्चता की भावना विलीन नहीं हो सकी। अंग्रेजी शिक्षा, यातायात के साधन, शांति व्यवस्था ने मानव समाज को उन्नति का अवसर प्रदान किया। देश प्रेम और समाज सुधार के अंकुर प्रस्फुटित हुए हैं। ठीक है, आधुनिक युग की परिस्थितियों का परिचय देते हुए बाबू गुलाब राय ने लिखा है कि अंग्रेजी राज्य के आने से लोगों का ध्यान जीवन की कठोरता, वास्तविकताओं की ओर गया। जीवन संग्राम बढ़ा और साथ ही जातीय जीवन की भी जागृति हुई। लोग अपनी सभ्यता को महत्व देने लगे। जनता ने अपने धर्मों का मुकाबला करने के लिए अपने धर्म को बुद्धिवाद का आलोक पर परिष्कृत करना आरंभ कर दिया। राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज की और महर्षि दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना करी। ऐसे बहुत सारी चीज़ें देखी गई। उसके अलावा आधुनिक काल में हिंदी साहित्य को भली भांति समझने के लिए उन नवीन परिस्थिति, शक्ति और विचारों को समझना आवश्यक है जिनका जन्म 19वीं और 20वीं शताब्दी में हुआ है। इन पर संक्षेप में दृष्टिपात करते हैं। भारत में अंग्रेजी राज्य के स्थापित हो जाने पर नवीन शिक्षा प्रणाली आरंभ हो गई। ठीक है, हुआ ये था, देखो मैं बताती हूँ। ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर पढ़ने की परमिशन दी तो थी, लेकिन पढ़ने की परमिशन क्या थी कि ये जो हैं सब बाहर जाके पढ़ेंगे, यहाँ कोई नहीं पढ़ेगा इंडिया में। जिसको पढ़ना है इंग्लैंड से, लंदन से अपनी स्टडी पूरी कर आओ। ठीक है, इसके अलावा जो था बहुत सारी अलग अलग जो विचारधाराएँ थी, सब अपना अपना यहाँ पर चलाया करते थे। सब ने भारत को गुलाम तो बना ही लिया था इस बेस पे। ठीक है स्टूडेंट, अब आ जाता है आपका सारांश, निष्कर्ष। ठीक है, निष्कर्ष आपको पता है कैसे लिखना है। अपने आंसर की 2-2 लाइनें उठाकर लिखनी है, उसके बाद अपना पर्सपेक्टिव लिखना है और एक बार इस सारांश को पढ़ लेना ताकि आपको पता लग जाए कि क्या लिखना है। नेक्स्ट क्लास में हम आगे का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे और वो है आधुनिक हिंदी कविता में प्रमुख प्रवृत्तियाँ। ये थोड़ा सा टॉपिक बड़ा है, अगर ये एक क्लास में कंप्लीट नहीं हुआ तो हम इसको 2 क्लास में कंप्लीट करके फिनिश कर लेंगे। सो स्टूडेंट, आज की क्लास के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन, डाउट या सजेशंस हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।